जय हिंद, जय भारत। बच्चों, आज जो है हम कक्षा 10 का जो विज्ञान विषय का अध्याय 3 पढ़ रहे हैं, धातु एवं अधातु। उसका लास्ट टॉपिक बचा है संसारण। देखो, संसारण के बारे में हम अध्याय फर्स्ट में पढ़ चुके हैं, है ना बेटा। अध्याय फर्स्ट में हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन वहां हमने थोड़ी डिटेल कम देखे थे और यहाँ पर डिटेल थोड़ी ज्यादा देखेंगे। तो अध्याय फर्स्ट में भी संसारण आया हुआ है और अध्याय थर्ड के अंदर भी संसारण आया। वहां भी हमने संसारण क्लियर किया था, यहाँ भी पढ़ेंगे या थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना बेटा। इसके साथ ही आपका जो अध्याय 3 जो है ना, धातु एवं अधातु वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम, सॉरी अगला टॉपिक या अगला चैप्टर पढ़ेंगे और उसके बाद केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा आपका। फिर बायो स्टार्ट करेंगे और फिर फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। तो देखो, आज के टॉपिक के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। संसारण पढ़ने वाले हैं, संसारण। उसके बाद संसारण से सुरक्षा, और सुरक्षा के अलग अलग तरीके, जैसे यशद लेपन है, मिश्रातुवन है, मिश्रातु है, अमलकम है, उन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो बेटा, संक्षिप्त में समझो आप संसारण होता क्या है। हमने अध्याय 1 में भी संसारण के बारे में काफी कुछ पढ़ा, ठीक है। संसारण अगर सामान्य या साधारण भाषा में कहें तो प्रकृति में उपस्थित विभिन्न प्रकार की गैसें या किसी अन्य तत्वों के कारण कोई सा भी धातु या अधातु जो है वो खत्म होने लगता है, वो खत्म हो जाता है, नष्ट होने लगता है किसी न किसी कारण से, तो वो संसारण कहलाता है। कुल मिला के ये धातु या धातु जो नष्ट हो रहे हैं, नॉर्मली धातु जो नष्ट हो रहे हैं उसे बोलेंगे संसारण। नॉर्मली धातु जो नष्ट हो रहे हैं प्रकृति में प्राकृतिक कारकों से, उसे ही संसारण बोलेंगे। संसारण मतलब किसी का भी खत्म होना, ठीक है ना बेटा। तो जैसे हम नॉर्मली हमारे घर में लोहे के दरवाजे होते हैं, लोहे के दरवाजे होते हैं ना बेटा, तो लोहे के दरवाजों पे क्या होता है, उसका भी संसारण होता है। संसारण मतलब उसके ऊपर जंग लगती है और धीरे धीरे अगर उसका कोई उपाय ना किया जाए तो वो जंग के साथ कारण ही वो खत्म हो जाता है। लोहे का दरवाजा जो होता है टूट जाता है, खत्म हो जाता है ना, जंग लगकर टूट जाती है। लोहे का कोई भी सामान है वो जंग लगकर टूट जाता है, तो उसका कोई ना कोई उपाय करना पड़ता है। लेकिन जो ये जंग लग रही है ना, जो जंग, ये जंग ही संसारण है। तो संसारण क्या समझ में आ रहा है, तो किसी भी चीज के ऊपर, किसी भी चीज का प्राकृतिक कारकों से खत्म होना। जैसे आप अगर हमारे एक भारतीय रिवाज के अंदर गहने पहने जाते हैं, ठीक है बेटा। तो गहनों की बात अगर करें हम लोग, तो चांदी की बात करें तो चांदी के जब आप, जैसे आपने पाइजब है या अंगूठी, कुछ भी जो आपने चांदी का आइटम गहने लिए अगर आपने, ठीक है, शुरुआत में जब लेते तो कितने शाइनिंग देते, कितनी अच्छी चमक होती है उसके अंदर, है ना। लेकिन लेकिन बाद में क्या होगा, कुछ समय बाद धीरे धीरे उसकी चमक खत्म हो जाएगी। या कॉपर का कोई आपने जैसा लोटा लिया है ना बेटा, तो इस चांदी की चमक क्यों खत्म हुई, उस संसारण के कारण, है ना बेटा। संसारण ये पढ़ेंगे आगे हमने बेटा। और जैसे हमने कॉपर लिया, कॉपर है ना, कॉपर का मान लो जैसे हम हम हिंदू लोग जो होते हैं वो नॉर्मली घर के अंदर जो है शिवलिंग की पूजा भी करते हैं। शिव भक्त जो होते हैं वो शिव जी की पूजा करते हैं, तो एक तांबे की प्लेट के अंदर शिवलिंग को विराजित करवा कर फिर उसके ऊपर जल वगैरह चढ़ाते हैं, उनकी पूजा करवाते हैं ना बेटा। तो कुछ समय बाद आप देखोगे उस जो तांबे की प्लेट है, अगर उसको आप क्लीन रेगुलर ना करो, अगर रेगुलर उसको साफ ना करो, तो उसके अंदर जो भी एक परत बन जाएगी बेटा। तो ये सब क्या है, क्यों बनती हैं, यही संसार में पढ़ेंगे, यही संसारण है। संसारण मतलब प्राकृतिक कारकों से किसी भी पदार्थ का खत्म होना, है ना। इस संसारण का यूज इसी को बचाने में भी करेंगे ना बेटा। तो इसी की डिटेल पढ़ने वाले हैं हम लोग, क्या करने वाले हैं, इसी की डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो यही डिटेल पढ़ने वाले हैं संसारण के अंदर। तो समझो बेटा, आपके जो विज्ञान विषय की जो किताब है, विज्ञान विषय की जो बुक है आपके, उसी के जो एनसीईआरटी की बुक है, उसी के जो टॉपिक में दे रखे हैं, सबसे पहले वही लाइनें पढ़ रहे हैं। देखो, हमने पहले भी बात की थी, हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, है ना बेटा। लाइन टू लाइन पढ़ेंगे मतलब समझेंगे, है ना। तो देखो, खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती हैं। क्यों होती है बेटा ये काली, क्योंकि क्या है बेटा, इसके अंदर सिल्वर का वायु में उपस्थित सल्फर, सिल्वर का वायु में उपस्थित जो सल्फर होता है, किसके साथ रिएक्शन होती है बेटा, सल्फर के साथ। सल्फर के साथ अभिक्रिया करके क्या बना देती है, सिल्वर क्लोराइड बना देती है। और ये सिल्वर क्लोराइड होता है ना बेटा, सिल्वर क्लोराइड के कारण ही, इस सिल्वर क्लोराइड के कारण ही क्या हो जाता है, इस सिल्वर क्लोराइड के कारण ही जो चांदी की चमक है वो खत्म हो जाएगी। किसके कारण खत्म होगी बेटा, सिल्वर क्लोराइड। पास में इससे भी क्रिया करती, कौन करती, सिल्वर की वस्तुएं, ठीक है। और कैसी हो जाती है बेटा, काली हो जाती है, काली हो जाती है। दूसरा कौन है, कॉपर की बात करें, ये आपकी एनसीईआरटी लाइन है। कॉपर क्या करती है, जो वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड, किससे रिएक्शन करती है, आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करती है। और उसके साथ ही जिसके कारण क्या होगा, इसके ऊपर एक हरे रंग की परत आ जाएगी। क्या जाएगी बेटा, हरे रंग की परत आ जाएगी, और इसके भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, भूरे रंग की चमक खत्म हो जाएगी। और ये हरे रंग की परत क्या होती है बेटा, ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है। क्या होता है,
कॉपर कार्बन वाटर, जो तांबे की प्लेट है या तांबे का जो भी है, वो धीरे धीरे जो आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड उससे रिएक्शन करेगी और उसके ऊपर एक हरे रंग की परत बना देगी, तांबे की चमक खत्म हो जाएगी। और जो ये हरे रंग की पदार्थ बनी ना, यही इसी को क्या बोलते हैं, बेसिक कॉपर कार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इसी को बेसिक कॉपर कार्बोनेट बोलते हैं। लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की पदार्थ की एक परत चढ़ जाती है, जिसे जंग लगना भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, जंग लगना। ये सब संसारण के उदाहरण है। किसके हैं, ये सारे के सारे संसारण के एग्जाम्पल है, संसारण के उदाहरण है। चांदी का काला पड़ना, कॉपर की प्लेट की चमक खत्म होकर हरी हो जाना, या फिर जो लोहा है उसके ऊपर भूरे रंग का पदार्थ यानी कि जंग लगना, ये सब के सब संसारण के ही एग्जाम्पल है। अब हम क्या करेंगे, एक प्रैक्टिकल कर रहे हैं। चलो एक प्रैक्टिकल करते हैं। प्रैक्टिकल के अंदर हम क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिकल के अंतर्गत हम ये करेंगे कि हम 3 टेस्ट ट्यूब लेंगे। कितनी लेंगे, 3 टेस्ट ट्यूब लेंगे। जैसे आप ये देखो, ये ए टेस्ट ट्यूब है, बी है और सी है। और तीनों टेस्ट ट्यूब के अंदर हम क्या करेंगे, लोहे की कील ही लेंगे। तीनों को समझना, हमने 3 अलग अलग टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है, और तीनों ही टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोहे की कील डालेंगे, लेकिन तीनों के अंदर की परिस्थितियां अलग अलग करेंगे। तीनों में लोहे, हम क्या सब देख रहे हैं यहाँ पे, लोहे पे जंग कब लगेगी या लोहे पे जंग किस परिस्थितियों में लगती है, लोहे का संसारण कौन सी परिस्थितियों में होता है, ये समझना। तो हमने क्या किया, एक एक पर 3 प्रश्नावलियां ली। एक पहली प्रश्नावली को एक नाम दिया ए, दूसरी को बी और तीसरी को सी। ये नाम देने के बाद हमने क्या किया, तीनों प्रश्नावली के अंदर जो है ना लोहे की कील रखेंगे, लेकिन इससे तीनों में लोहे की कील रखेंगे, पर इससे पहले क्या करेंगे, जो प्रश्नावली ए है उसके अंदर जल डाल देंगे, वाटर डाल देंगे। क्या डाल देंगे, जल, और उसके अंदर लोहे की कील रखेंगे और ऊपर से कॉर्क लगा देंगे, ठीक है। प्रश्नावली ए के अंदर पानी है, उसके अंदर लोहे की कील है, और उसके ऊपर क्या कर दिया हमने, ये कॉर्क लगा दिया, ऊपर की ओर ये कॉर्क लगा दिया, ये कील रख दी, जंग जल जल के अंदर हमने क्या किया, कील रख दी। कील रखने के बाद ऊपर कॉर्क लगा दिया। प्रश्नावली बी जो है, प्रश्नावली बी के अंदर हमने क्या, इसमें भी लोहे की कील रखी, लेकिन इसके अंदर गर्म पानी डाल दिया हमने। क्या क्या, वो यहाँ पे पानी डाल दिया, और उस पानी के जस्ट ऊपर आप ये देखोगे, ये एक तेल की तेल बूंद डाल देते हैं। अब देखो, प्रश्नावली बी के अंदर भी हमने गर्म पानी डाला, उसमें लोहे की कील डाली और ऊपर तेल की बूंदे डाल देंगे, ताकि उससे क्या होगा कि जो प्रश्नावली के ऊपर की जो वायु है, आसुत जल डाला हमने, तो उस वायु के अंदर आसुत जल है, ठीक है। अब उसके ऊपर तेल की बूंद डाल दी, ऊपर वायुमंडल की वायु, तो तेल की बूंद क्या करती है, पानी के ऊपर फैल जाती है। ऊपर फैलने के कारण बाहर की वायु जो उसके अंदर मिक्स नहीं हो पाएगी, पानी के अंदर बाहर की वायु मिक्स नहीं हो पाएगी, और पानी के अंदर लोहे की कीलें डूबी हुई है पूरी, ठीक है। लोहे की कीलें पानी के अंदर पूरी डूबी हुई है और डूबी हुई है। और जो प्रश्नावली सी है, उस सी के अंदर हमने क्या करेंगे, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड डाल देंगे। क्या डाल देंगे बेटा, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड डाल देंगे। ये निर्जल कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, वातावरण में उपस्थित जो भी नमी है उसको सोख लेता है। वातावरण में उपस्थित जो भी नमी है ना, उसको सोख लेगा, और जब नमी सोख लेगा तो वातावरण के अंदर जलवाष्प नहीं होगी। क्या नहीं होगी बेटा, जलवाष्प नहीं होगी, और जलवाष्प नहीं होगी, ठीक है, तो शुष्क वातावरण मिला उसको। तो प्रश्नावली ए के अंदर जल प्लस वायु है, प्रश्नावली ए के अंदर जल प्लस वायु, प्रश्नावली बी के अंदर चूंकि तेल की बूंद ऊपर डाल दी तो वायु नहीं है, सिर्फ जल ही है, और प्रश्नावली सी के अंदर बिल्कुल भी जल नहीं है, क्योंकि हमने निर्जल कैल्शियम क्लोराइड डाल रखा है। अगर जल वाष्प है तो उसको भी वो अवशोषित कर लेगी। क्या कर लेगी, उसको भी वो अवशोषित कर लेगी, ठीक है ना बेटा। तीनों प्रश्नावली, अब तीनों प्रश्नावली को डाल दिया, उसके अंदर कील डाल दी। फिर कुछ टाइम बाद जब हम चेक करते हैं तो हम देखेंगे सिर्फ जो प्रश्नावली ए के अंदर जो हमने लोहे की कील डाली ना, उसी के अंदर जंग लगती है। बी और सी दोनों के अंदर जो लोहे की कीलें डाली उसके अंदर जंग नहीं लगती। उसका कारण क्या है, उसका कारण क्या, देखो उसका कारण यह है कि जो क्या कहते हैं, लोहा है, लोहे पे जंग जो है, जल की नमी, लोहा जो आपको पता है ना, पहले भी फेरिक ऑक्साइड बना हम पढ़ चुके हैं। ऑक्सीजन होगा, वायु जल की नमी होगी, नमी की उपस्थिति में लोहा ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाता है, फेरिक ऑक्साइड बनाता है, राइट। तो लोहा अगर ऑक्सीजन ही नहीं है तो वो किससे फेरिक ऑक्साइड बनाएगा, फेरिक ऑक्साइड जो कि जंग लगती है। तो पहली टेस्ट ट्यूब के अंदर जो पहली प्रश्नावली थी उसमें वायु भी था, जल भी था, तो वहां पे जंग लग गई। तो दूसरी में वायु नहीं थी, तो खाली जल से रिएक्शन नहीं हुई, तो वहां पे जंग नहीं लगी। और तीसरी में नमी भी नहीं थी, वायु थी पर नमी नहीं थी। दूसरी में जल था पर वायु नहीं थी, तीसरी में वायु थी पर जल नहीं था। तो दोनों ही परिस्थितियों में जंग नहीं लगा, क्यों कि नमी की उपस्थिति में जो लोहा है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके फेरिक ऑक्साइड बनाता है ना बेटा। तो देखो इसको एक्सप्लेन इस ढंग से करेंगे आप। प्रश्नावली ए में रखे लोहे की कीलों पर जंग लग गया, प्रश्नावली बी व सी में रखी लोहे की कीलों पर जंग नहीं लगा। प्रश्नावली ए की कील को वायु और जल दोनों के संपर्क में, प्रश्नावली ए को क्या मिला, वायु भी है जल भी है। प्रश्नावली बी में केवल जल है और प्रश्नावली सी में केवल वायु है ना बेटा। तो हम पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीजन जो है वायु की, ऑक्सीजन जो है नमी की उपस्थिति में लोहे से क्रिया करके फेरिक ऑक्साइड बनाता है, यानी कि लोहे से क्रिया करता है।
तो बी में क्यों क्रिया नहीं हुई? क्योंकि वह वायु नहीं थी। सी में क्यों क्रिया नहीं हुई? क्योंकि वह नमी नहीं थी। बात समझ आ रही? इसलिए ए प्रणाली के अंदर ही जंग लगा। अब इसके बाद आगे की बात करें तो अब संसारण तो हो रहा है, हमें समझ में आएगा। संसारण में नॉर्मली हम ये पढ़ चुके हैं अध्याय 1 में, इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं कि संसारण में होता क्या है। ये अभिक्रिया भी पढ़ चुके हैं हम अध्याय 1 में। अब हम बात करेंगे संसारण से सुरक्षा कैसे करेंगे। संसारण से सुरक्षा कैसे करेंगे? तो देखो बेटा, संसारण से सुरक्षा के लिए क्या करेंगे हम लोग? या तो पेंट लगाएंगे, देखो संसारण से सुरक्षा के लिए या तो पेंट लगाएंगे, पेंट करके कर देंगे, या तेल लगाएंगे, या तो पेंट मतलब कलर करते हैं दरवाजों पे, लोहे पे वगैरह कलर करते हैं, या ग्रीस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? ग्रीस लगा देते हैं, या तेल लगा देते हैं। ये एक यशद लेपन, ये यशद लेपन बहुत आता है। यशद लेपन क्या है? लोहे की वस्तुओं के ऊपर जस्ते की परत चढ़ाना। लोहे की वस्तुओं के ऊपर जस्ते की परत चढ़ाना ही यशद लेपन कहलाता है। फिर उसके अलावा क्रोमियम लेपन भी है, इसके भी डिटेल में देखेंगे हम। एनोडीकरण है, और मिश्र धातु बनाकर भी लोहे को जंग से बचाया जा सकता है। ये सारे तरीके हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं ना बेटा। अब एक चीज समझना, लोहे और इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उसके ऊपर यशद लेपन किया जाता है, जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ये हम बात कर चुके हैं, इसको हम यशद लेपन कहते हैं। ठीक है, जस्ते की परत नष्ट हो जाने के बाद भी यशद लेपी जो वस्तु होती है ना, वो जंग से सुरक्षित रहती है। ये जानना, जस्ते की परत नष्ट हो जाने के बाद भी लोहे की वस्तु जंग से सुरक्षित रहती है। अब एक चीज सुनो, धातुओं का सबसे बेहतर यही है कि मिश्र धातु बनाते हैं। उनका मिश्रातुवन बनाते हैं, मिश्र धातु बनाते हैं। उससे क्या होगा? उनके गुणधर्म ही चेंज हो जाएंगे, है ना। मिश्रातुवन से द्वारा हम इच्छित गुणधर्म वाली धातुएं बना सकते हैं। अब ये होता क्या मिश्रातु, समझना है ना। मिश्रातु का मतलब ये होता है दो या दो से अधिक धातुओं का मिक्स करना, समांगी विलयन बनाना। आगे डिटेल बात करेंगे समांगी का मतलब भी। देखो, लोहा सर्वाधिक उपयोग में आने वाली वस्तु है, लेकिन इसे कभी भी शुद्ध अवस्था में हम इसका उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये सॉफ्ट होता है, इसको खींच के तार बनाया जा सकता है। तो हमें तो हार्ड लोहा चाहिए। तो हार्ड लोहा बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि इसके अंदर देखो कितना 0.05% कितना 0.05% इसके अंदर क्या मिला देते हैं बेटा? कार्बन मिला देते हैं। 0.05% कार्बन मिला देते हैं। इतना कम कार्बन मिलाएंगे लोहे में, और इतना कम कार्बन मिलाने के बाद ये लोहा बहुत ही कठोर एवं प्रबल हो जाता है। कैसा हो जाता है बेटा? कठोर हो जाता है और प्रबल हो जाता है। लोहा शुद्ध रूप से उपयोग में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वो नरम होता है, सॉफ्ट होता है। ठीक है बेटा, गर्म करने पर सुगमतापूर्वक खींचा जा सकता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लोहे के अंदर 0.05% कार्बन मिला देते हैं। ठीक है, कार्बन मिला दिया। अब लोहा जो है कठोर हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा। अब इसका उपयोग हम किसके रूप में? विभिन्न प्रकार के लोहे के आइटम जैसे दरवाजा है, खिड़कियां बनाने में कर सकते हैं। ठीक है, लोहे के साथ एक चीज सुनना, लोहे के साथ अगर लोहा है, एक तो लोहा है और उसके साथ निकेल मिला दो और क्रोमियम मिला दो। लोहे के साथ निकल और क्रोमियम मिलाने पर हमारे पास स्टेनल इस्पात बन जाता है, जो बर्तन बनाते हैं, जिसके बर्तन बनते हैं, है ना बेटा। और इस पर जंग नहीं लगेगा। ठीक है, स्टेनल इस्पात प्राप्त होता है जो कठोर होता है। ठीक बेटा, और उसमें जंग भी नहीं लगता। क्या क्या मिलाएंगे स्टेनल्स बनाने के लिए? क्या क्या करेंगे? लोहे में निकल व क्रोमियम मिलाएंगे। मल्टीपल चॉइस अबर सदा वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। लोहे के साथ निकल एवं क्रोमियम मिलाने से क्या होगा? स्टेनलेस इस्पात प्राप्त होगा, और इसके ऊपर ना ये कठोर होगा, ना इसके ऊपर जंग लगेगा। बात समझ में आ रही है? इस प्रकार यदि लोहे में कुछ अन्य पदार्थ मिश्रित कर दे, क्या कर दे? लोहा है और इसमें कुछ अन्य पदार्थ मिश्रित कर दे, क्या कर दे? मिश्रित कर दे, तो क्या होगा? इसके गुणधर्म ही बदल जाएंगे, पूरे पूरे गुणधर्म बदल जाएंगे। ठीक है बेटा, तो हम इस तरीके से क्या करते हैं कि चाहे लोहा है, धातु कोई सा भी धातु हो, उस धातु में से दूसरा कोई धातु या धातु कुछ भी मिक्स करेंगे और मिक्स करके हम इच्छित धातु प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमने अभी बात की थी, लोहा जो है शुद्ध रूप में बहुत ही कैसा है? शुद्ध रूप में लोहा बिल्कुल शुद्ध हार्ड, ज्यादा कठोर नहीं है ना। उसको गर्म करके उसको तार बनाया जा सकता है, खींचा जा सकता है। उसके लिए इसके अंदर 0.05% कार्बन मिलाएंगे तो मिश्रित हुआ। ऐसे कैसे हम अलग अलग धातुओं को या अलग अलग धातु और अधातुओं को मिश्रित करके इच्छित लक्षणों वाली धातु बना सकते हैं। तो अब देखो सुनना, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी। समांगी का मतलब क्या होता है बताओ आप मुझे? समांगी का मतलब अब समझना आप, हम ये 9th का शब्द समांगी। समांगी मतलब लगभग पूरा मिक्स हो जाना। जैसे पानी के अंदर अगर हम शक्कर घोल ले, पानी के अंदर शक्कर घोल ले, तो पानी, एक गिलास पानी है, उसके अंदर हमने शक्कर घोला, तो पानी की हर बूंद में शक्कर का बराबर बराबर भाग मिक्स होगा। आप पानी की कोई सी भी बूंद लोगे, सबका टेस्ट समान होगा, क्योंकि शक्कर जो है पानी के हर बूंद में बराबर बराबर मिक्स हुई है। तो अब उसे कहेंगे शक्कर का
शक्कर और जल का समांगी मिश्रण। ठीक है, ऐसे कैसे अगर हमें मिश्रित धातु बनाना है तब भी हमें समांगी मिश्रण बनाना पड़ेगा उसका। अब समांगी मिश्रण कैसे बनाएंगे आप सोचो। समांगी मिश्रण बनाना दोनों को मिलाने के लिए, अब इस सॉलिड में तो कोई मिला नहीं सकते, उसके लिए उसको पहले लिक्विड में बनाओ, दोनों चीज को लिक्विड लाओ, दोनों को मिला दो और फिर उसको वापस ठंडा कर दो ताकि वो सॉलिड बन जाए। ऐसे ही बनेगा ना समांगी। समांगी जैसे ए और बी दोनों को समांगी मिश्रण बनाना, तो ए को भी लिक्विड में ले लो, बी को भी लिक्विड में ले लो, मिक्स कर लो, उसके बाद उसको वापस कमरे के तापमान पर ले जाओ, सामान्य धातु होगी तो वो कैसे हो जाएगी, सॉलिड हो जाएगी, ठोस हो जाएगी, कठोर हो जाएगी, है ना बेटा। तो इसे तैयार करने के लिए मूल धातु को हम क्या करेंगे, गलित अवस्था में लेंगे, पिघली हुई लिक्विड अवस्था में लेंगे, पिघली अवस्था में। उसके पश्चात दूसरा पदार्थ जो वो भी गलित अवस्था में, उसमें तत्वों का निश्चित अनुपात में विलीन हो जाता कर देंगे, दूसरा भी गलित अवस्था में, दोनों को विलीन कर दिया, फिर कमरे के ताप पर उसको शीतलीकरण ठंडा कर देते हैं जिससे वो वापस कठोर हो जाता है। तो मिश्रित धातु कैसे बनते हैं आपको समझ में आ गया होगा। मिश्रित धातु दोनों ही गलित अवस्था में मिक्स कर दिया, समांगी विलीन बना दिया और मिश्रित धातु बना दिया। अब एक चीज सुनना, हम बात करते हैं सोने की। देखो हमारे भारत के अंदर सोने के बहुत से आभूषण पहने जाते हैं, हम जानते हैं ना हमारे भारत के अंदर सोने के आभूषण पहनने की बहुत ज्यादा फैशन है, लेकिन क्या सोने के आभूषण बनते हैं क्या? कहते हैं ना कि हाँ सोना शुद्ध है, हम पूछते सोनार की दुकान क्या सोना शुद्ध है? नहीं, शुद्ध सोने का कभी आभूषण नहीं बनते, क्योंकि शुद्ध सोना जो है ना बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो सोने के अंदर दो चीज की मिलावट की जा सकती है, कुछ लोग तांबा की मिलावट करते हैं, कुछ लोग चांदी की मिलावट करते हैं। उसके अकॉर्डिंग है ना उसकी सोना का जो है ना थोड़ी सी चमक, हल्का सा अंतर, तांबे की मिलावट वाला थोड़ा पीला दिखता है और चांदी वाला थोड़ा सा चांदी की झलक उसमें दिख जाती है। अच्छा, ये मिलावट क्यों करते हैं? ये मिलावट इसलिए अगर ना करे तो सोना इतना सॉफ्ट है कि उसके गहने बनाए ही नहीं जा सकते, और जब सोना का इतना सॉफ्ट है तो उसके गहने नहीं बनाए जा सकते, तो एक निश्चित परसेंट तक, कुछ लोग ज्यादा परसेंट भी मिला देते हैं, बाकी एक निश्चित परसेंट तक जो है उसमें तांबा या चांदी की मिलावट कर ली जाती है, मिक्स कर दिया जाता है। तो शुद्ध सोने को हम बोलेंगे 24 कैरेट सोना। कैसा बोलेंगे बेटा? 24 कैरेट जो सोना होता है ना, 24 कैरेट सोना, वो होता है शुद्ध सोना। और 24 कैरेट सोने के कभी आभूषण नहीं बनते, जो आभूषण बनते हैं ना बेटा वो बनते हैं 22 कैरेट के। किसके कितने के बनते हैं? 22 कैरेट के। 22 कैरेट का मतलब ये है कि 22 भाग तो इसके अंदर सोना होगा और 2 भाग उसके कुछ न कुछ उसके अंदर मिलाया हुआ होगा। 22 भाग सोना प्लस 2 भाग उसके अंदर कुछ न कुछ मिलाया होगा, और 2 भाग क्या होगा, या तो तांबा होगा या चांदी होगी, लेकिन 2 भाग उसमें मिलाया हुआ है। क्यों मिलाया है? क्योंकि वो थोड़ा कठोर हो जाए जिससे कि वो उससे आभूषण बन जाए। अगर ये ना मिलाएंगे तो आभूषण ही नहीं बनेंगे, ठीक है ना बेटा। तो जो गहने बनाने के लिए जो सोना यूज होता है वो कितना कैरेट होता है? 22 कैरेट। और शुद्ध सोना कितना होता है बेटा? 24 कैरेट होता है। बात समझ आ रही? हाँ, वो बात अलग है, कुछ लोग जो है 2 भाग से ज्यादा भाग मिला देते हैं उसके अंदर, सोने के अंदर मिलावट ज्यादा कर लेते हैं, वो एक अलग बात हो जाती है। बाकी नॉर्मली जो है 2 भाग में मिलावट होता ही है। मिलावट मतलब चांदी या कॉपर उसमें मिलाया ही जाता है तभी गहने बनेंगे, अदरवाइज गहने बनेंगे ही नहीं। बात समझ में आ रही है ना आपको? ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, अगर हमें ना किसी मिश्र धातु बनाने के लिए एक धातु उसमें पारा मिला रहे हैं, मरकरी पारा जो होता है ना बेटा, एक धातु, तो कोई एक धातु पारा दे या पारा मिला रहे हैं उसके अंदर एच जी होता है ना, एच जी मिला रहे हैं, तब हम उसे क्या बोलेंगे बेटा? अमलगम। क्या बोलेंगे? अमलगम। हम एक धातु पारा मिला रहे हैं ना, एच जी पारा मिला रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? अमलगम बोलेंगे बेटा, ठीक है। और शुद्ध धातु की अपेक्षा उसको जो मिश्रित धातु है ना उसकी विद्युत चालकता एवं गलनांक थोड़े कम होते हैं, ये ध्यान रखना। शुद्ध धातु की अपेक्षा मिश्रित धातु की जो विद्युत चालकता कहो या गलनांक हो, ये थोड़े कम होते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो तांबा एवं जस्ते की मिश्रित धातु क्या है? तांबा एवं जस्ता को मिलाने के बाद क्या बनता है बेटा? पीतल बनता है। ये तांबा है, ठीक, और जस्ता है। कॉपर और जिंक, कॉपर प्लस जिंक मिला दिया हमने तो क्या बन गया? पीतल बन गया हमारे पास, ठीक है। और कॉपर के साथ हमने टीन मिला दिया, कॉपर के साथ हमने क्या मिला दिया? टीन मिला दिया, तो हमारे पास कांसा बन गया। अब देखो, कॉपर के तार बनते हैं, वायर बनते हैं, चांदी है, कॉपर है, ये विद्युत के अच्छे चालक है ना बेटा। लेकिन कॉपर के साथ जब हमने क्या मिला दिया बता? जेडन मिला है ना, कॉपर के साथ हम जेडन, जिंक, जेडन, तो अब इसकी जो विद्युत चालकता वो बहुत कम हो जाती है, पीतल की या कांसा की बहुत कम हो जाती। हालांकि आपकी बुक के अंदर तो लिखा हुआ कि ये कुचालक है। कैसे है बेटा? कुचालक है। ये देखो आपकी बुक का अगर चैप्टर देखो, यहाँ पर ही लिखा हुआ, सॉरी, आपके इसमें क्या लिखा बेटा? कुचालक है। क्या लिखा हुआ बेटा? कुचालक। लेकिन कुचालक तो थोड़ा बहुत तो चालन होता ही है। तो बेटा जो दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, तांबा एवं जस्ते की मिश्र धातु पीतल तथा तांबा एवं टीन की मिश्र धातु कांसा विद्युत के कुचालक है ना बेटा। ये आपकी बुक की ही लाइन है, आपके एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। सीसा एवं टीन की मिश्र धातु जो होती है ना, सीसा एवं टीन, शीशा मतलब लेड,
और टीन, इनकी जो मिश्रित धातु होती है बेटा, ये किसी भी चीज को सोल्डर करना है। आपने देखा होगा नॉर्मल होता है, सोल्डर करता है धातु, आप मैकेनिक वगैरह जो इलेक्ट्रिक जो होता है वो सोल्डर करता है, तो वो कौन सी धातु यूज होती है बेटा, शीशा और टीन का मिश्रित धातु होता है, उसको यूज करता है। इसका यूज क्यों करते हैं, इसका गलनांक बहुत कम होता है, थोड़ा सा गर्म करते ही पिघल जाता है। गलनांक मतलब वह बिंदु जिसपे वो पिघल जाए, है ना बेटा। तो ये गलनांक बहुत कम होता है, इसका उपयोग विद्युत तारों को परस्पर वेल्डिंग के लिए भी करते हैं। आपने इलेक्ट्रिशियन जो होता है, बात समझ आ रही है आपको, ठीक है। अब एक चीज सुनो, देखो हमारे भारत के अंदर प्राचीन भारत जो है ना, हमारे प्राचीन भारत के अंदर मतलब आज की बात नहीं, आज से कई सालों पहले की बात बता रहा हूं मैं। जैसे आज से लगभग 1600 साल वर्ष पूर्व, कितने 1600 वर्ष पूर्व, जिस समय जो है हमारे कहते हैं ना कि हमारे लोगों को साइंटिस्ट इतने नहीं थे, अरे वास्तव में हमारे साइंटिस्ट बहुत इंटेलिजेंट थे। आज से 1600 वर्ष पूर्व, 1600 वर्ष पूर्व जो दिल्ली भारत के जो लौह कर्मी हैं, उन्होंने क्या किया, दिल्ली में एक लौह स्तंभ बनाया। क्या बनाया बेटा, दिल्ली में एक लौह स्तंभ बनाया, और उन्होंने जंग से बचने के लिए एक विधि विकसित की उसमें। उसके कारण उसके ऊपर आज भी उसके ऊपर जो जंग नहीं लगती। आज से 1600 वर्ष पूर्व उस टेक्निक से वो स्तंभ बनाया, वो आज भी सही सलामत है और आज भी उस पर ऊपर जंग नहीं लगी, उसके ऊपर जंग नहीं लगती। इसलिए कई वैज्ञानिक उसका अध्ययन किया कि ऐसा क्या है इसके अंदर जंग नहीं लगती। ये लौह स्तंभ जो है ना बेटा 8 मीटर तो है ऊंचा, और इसका भार जो है लगभग 6 टन यानी 6000 किलोग्राम है। तो अब ये सबसे बड़ी बात यही है कि 6000 किलोग्राम को सीधा ऐसा खड़ा कैसे किया होगा बिना क्रेन के जमाने में। आज तो क्रेन है, उसमें तो क्रेन भी नहीं थी। और ऐसी कौन सी टेक्निक यूज की होगी जिसके कारण जो है उस समय भी हमारे लोगों के पास ऐसी टेक्निक थी जिस टेक्निक से हम लोहे को बिना जंग लगाए, हम लोहे के अंदर बिना जंग लगे उसका उपयोग कर सकते थे। तो हमारे पूर्वज जो है बहुत इंटेलिजेंट थे बेटा। आप अगर ध्यान से देखोगे तो पूर्वजों ने जो भी चीजें बनाई, जो भी अभी तक जितनी चीजें बनाई है ना, उसमें लगभग साइंटिफिक सारी चीजों में साइंटिफिक रीजन निकल आते हैं, और कुछ उनको साइंटिफिक तरीके से ही बने। जैसे लोहा स्तंभ बनाया, उसमें भी कोई न कोई साइंस लगाई है। उस साइंस के कारण जो है आज दिन तक उसके अंदर जंग नहीं लगी, जो कि दिल्ली के अंदर है स्थित है, ठीक है बेटा। तो देखो आज इसके साथ ही हमारा ये अध्याय खत्म हो गया। अगर आपको समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें सर समझ में आ गया। अगर कोई समस्या है तो कमेंट में डालें, ठीक है बेटा, कि सर ये वाली चीज समझा दो, एक्सप्लेन कर दो, मैं कर दूंगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो कर दो, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है बेटा। और बेल का आइकन दबा दो, बेल बटन दबा के ऑल सेलेक्ट कर लो, ताकि जो भी वीडियो आए उस सबके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।